नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर जी और मेजर जनरल राजीव नारायणन जी। स्वागत कर रहा हूं दोनों महानुभावों का, और सभी को याद दिला रहा हूं कि कृपया हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के क्राउड फंड और रजिस्ट्रेशन इनको कंप्लीट करवा दें, तो जो है वो हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ चाहते हैं। बाद में आप लोग मेरे ऊपर दबाव डालेंगे तो संभव हो नहीं पाएगा। क्राउड फंड भी 4-5% बचा हुआ है, वो भी पूर्ण हो जाए तो आगे का कार्य निष्पादित किया जा सकेगा। तो हम आज बड़े सारे विषयों पे बात करेंगे और आरंभ करेंगे 2-3-4 स्टेटमेंट्स जो आए हैं आज और कल में। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। आज हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एपी सिंह जी ने कहा, चीफ मार्शल एपी सिंह ने, कि भाई हमने 5 तो F-16 ग्राउंड पे ही मार दिए थे, बाकी का जो अकाउंट है वो उन्होंने खोला नहीं, शायद फिर कभी खोलेंगे, किस्तों में खोल रहे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी कह रहे हैं कि साहब इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह रिस्ट्रेंड नहीं रहेंगे। तो इन तीनों चीजों को क्या एक साथ देखा जाए जनरल शंकर? जरूर देखिए, इसमें क्या है, पाकिस्तान को क्लियर पता होना चाहिए अगर वो कुछ करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। राइट, अगर हमारा सेना का प्रमुख, एयरफोर्स का प्रमुख और हमारा रक्षा मंत्री तीनों एक ही स्वर में बात कर रहे हैं अलग अलग जगह से 24 घंटे के अंदर, तो उनको एक चेतावनी मिलना चाहिए पाकिस्तान में। कान खोल के सुन लो कि भैया अगर तुम ट्राई करोगे कुछ पाओगे, और अब की बार जब पाओगे तो बुरी तरीके से पाओगे। 7-0 के बजाय 14-0 हो जाएगा और 11-0 के बजाय वो 22-0 हो जाएगा। इस राइट, तो मेरे को डाउट नहीं है, जो जो भी उस वक्त का बचा कुचा व्हाट एवर लेफ्ट, गिले शिकवे सब वो पूरे हो जाएंगे अभी। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू हीड, मगर क्यों पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ट्रम्प के बगल में बैठ गए हैं, वो सोच रहे हैं कि ट्रम्प इसको बचा देंगे। ट्रम्प भैया किसी को नहीं बचाता, वो खुद अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को पैसा बना रहा है। इनको टांग देगा किसी ने। तो आई थिंक सो मच सो लेट्स हियर राजीव एंड देन विल विषय, हर एक विषय बारीक से लेंगे। ओके नारायण। हाँ, वो राजनाथ सिंह जी ने तो जो बताया था कराची की तरफ, क्योंकि नेवी रो रहा था कि सिंदूर 1.0 में उनको ज्यादा रोल नहीं मिला था। तो उनका हर क्रीक गोस थ्रू कराची, मतलब नेवी को पिछले बार बोला भी था, बाद में बोला भी था कि अगली बार आपसे शुरू करेंगे, कराची से शुरू करेंगे, तो वो लिंक हो गया। आर्मी चीफ तो एक कदम और आगे भी, दो चीज एयर चीफ ने बोले थे। एक तो जो उड़ाए थे, और उसके बाद जब पूछा गया था कि जो वो कह रहे हैं उड़ाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो मुंगेरी लाल के मनोहर कहानियां हैं, मनोहर कहानियां, कि भाई हमने तो सब कुछ दिखा दिया, जो भी मलबा था, जो भी तोड़ा था आपका, आप तो दिखा दीजिए क्या तोड़ा था, क्या मलबा है। तो उसको मनोहर कहानियां कहा था। और अपने सेना प्रमुख ने तो क्लियर चेतावनी दी कि रुकेंगे नहीं। अगर आपको अपना ज्योग्राफी रिटेन करना है तो ये याद रख लेना कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगला जो होगा तो उसमें आपकी ज्योग्राफिया बदल जाएगी। तो ये तो खुल के बताया हुआ था, मतलब तोड़ ताड़ के रख देंगे आपको, आप जिस शेप में हो। ऑलरेडी हमें पता है, आगे बातचीत में हम डिस्कस भी कर लेंगे क्या स्यापा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो पीओजेके में सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि पीओजेके में ज्यादा हो रहा है। नाउ इट हैज कम इनटू अटेंशन। केपी और बलूचिस्तान में तो वैसे ही वाट लगी हुई है, और बलूचिस्तान में तो अब इतना ज्यादा हो गया कि क्वेटा गैरिसन से बाहर निकलने में रोड ओपनिंग करके निकल के जाना पड़ता है उनको क्यूआरटी के साथ। मतलब शहर के अंदर रोड ओपनिंग क्यूआरटी करके निकलना है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर केपेबिलिटी। तो आई लीव इट हियर एंड देन वी विल टेक इट फॉर। ओके सर, सो
शुरू करते हैं सर क्रीक से। सर क्रीक में क्या बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान, कि या फिर उसको याद आ रहा है कि साहब कि एक बार हमने 1965 में कच्छ में कुछ कर लिया था और उस टाइम दी आई थिंक द गवर्नमेंट कंसीडर्ड आर्बिट्रेशन वगैरह में चले गए अननेसेसरली। सर क्रीक में वैसे कुछ हो नहीं रहा, वहां सर क्रीक के द्वारा कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है, राइट। अगर आप चाहे तो मैं, मेरे पास 2-3 मैप हैं, आपको दिखा सकता हूँ। हाँ प्लीज। अगर हाँ, सो सबको समझ में आए तो कि है क्या। ये देखिए, ये है सर क्रीक का इलाका है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये सर बॉर्डर ऐसे जाता है, इसको हम बोलते हैं तनोट बल्ज, ठीक है ना। और ये है, ओके, अगला मैप दिखाता हूँ इसी का, थोड़ा नजदीक आएंगे तो ये सर क्रीक है, ये नीचे हिस्सा है, राइट। यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, 71 के लड़ाई में हम यहाँ तक गए थे, चोर नया चोर तक, ठीक, यहाँ तक। और यहाँ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ था, पर सदर्न मोस्ट यहाँ हुआ था। अब सर क्रीक क्या है, सर क्रीक का कहानी क्या है कि ये 90 किलोमीटर का रास्ता है, ये वाटरवे है। पाकिस्तान का दावा है कि ये जो बॉर्डर है, ईस्टर्न एड्ज ऑफ सर क्रीक के ऊपर होता है, उनका क्लेम यहाँ है। पर हम बोलते हैं कि भाई ये सर क्रीक के बीचों बीच होना चाहिए। उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया है, और लोकल, जब हमारा रक्षा मंत्री वहां गए, वो देखा होगा, किसी से ब्रीफिंग लिया होगा कि कुछ इनका हरकतें ऐसे ही हैं, तो इनको चेतावनी मिल रहा है, अगर आप यहाँ से कुछ करो कि आप सर क्रीक का इधर ले गो, तो हम इधर से ले लेंगे। ये कावड़ा है, कावड़ा से लेकर बदीन तक हमारा रास्ता खुल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये दिस इज द रूट जो हम बोल रहे हैं, ये सर क्रीक है। हमारा ऑफेंसिव यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अब की बार हो सकता है ये पूरा इलाका खोले। अगर ये इलाका खो लिया और इसके बीच में हम घुस गए, तो हैदराबाद को भी खतरा है, कराची को भी खतरा है। पर अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको भी, या तो इधर अगर हमारा नेवी आ गया, हमारा फौज इधर आ गया, हमारा फौज इधर आ गया, तो ये पूरा कलास है, राइट। सो आई थिंक दे आर इन अ बैड शेप। या विल टेक द मैप ऑफ। अगर आप किसी को मैप के ऊपर किसी डाउट है तो आप पूछ लीजिए संजय जी, राइट। नहीं, और इट्स ओके। क्योंकि बस, मुझे तो ध्यान है कि बिकॉज आई वाज कलेक्टर ऑफ बाड़मेर फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, हाँ हाँ, तो वो हमारे नजदीकी है वहाँ। सीनियर हुआ करते थे मिस्टर आईसी श्रीवास्तव, तो वो छात्रों में एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे और ही यूज्ड टू टेल करेक्ट। अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दैट। तो ये आपका छात्रों छोर वगैरह, जो, छात्रों वाज दी हाँ, ये, छात्रों वाज दी हेडक्वार्टर्स एट दैट टाइम। हम्म, जी। राइट। सो दिस इज द एरिया। सो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये पूरा एस्चुरी है, यहाँ ना कुछ हो नहीं सकता। ये देखिए पूरा पानी पानी है, दे कैन डू वेरी लिटिल आउट देयर, बट इफ दे डू, ऊपर से उनके सर पे पड़ेगा। तो देयर 2-3 रास्ते हैं। और सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सर क्रीक पर से इज नॉट अ बिग डील, बट सर क्रीक जैसे जनरल राजीव ने बताया, इट इज द, यू हैव टू सी कि सर क्रीक गिव्स अ एवेन्यू फॉर द नेवी। और अब की बार अगर नेवी से खुल गया और पीछे आर्मी आ गया और ऊपर एयरफोर्स आ गया, तो इनका क्या हाल होगा, अब हम सोच ही सकते हैं। सिंध विल बी लिबरेटेड। पूरा इनका सिंध विल बी लिबरेटेड, एंड यू हैव टू सी दिस अगेंस्ट अनदर बैकड्रॉप। अब आज के दिन देखिए, पीओके में पिछले 4-5 दिन से प्रोटेस्ट ऑन, फायरिंग ऑन, 14 लोग मारे गए। और इट्स इन chaos। इतना जल्दी वहां से स्थिति, हालत हालत सुधरेगी नहीं। वैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा का हालत तो खराब ही है, हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कल भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पेशावर में। क्वेटा के बाहर कोई जा नहीं सकता, क्वेटा इज अंडर सीज, ठीक है। ऊपर अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान में जाओगे, तो 10-15 दिन पहले वहां एक हड़ताल चल रहा था, जहां चीनी पर्यटकों को अंदर आने या ना आने दे रोक हो गया था।
लोगों के बीच में वहां झड़प हो रहा था। तो गिलगिट बाल्टिस्तान का हालत भी ठीक नहीं है। ऊपर पानी, किल्लत, फ्लड, ये वो, अर्थव्यवस्था डूब रहा है। तो और मुनीर साहब अपने गहने बेच रहे हैं। तो ठीक है, ही इज ऑन द रॉक्स, ही सेलिंग ऑल रॉक्स। जाके दुकान लगा दिया उसने, नुमाइश व्हाइट हाउस के बाहर, कि भाई कोई भी खरीद लो हमारे से रेयर अर्थ। तो वो उस चक्कर में है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान का हालत ठीक नहीं है। और अभी क्या है कि ये गाजा वगैरह के बारे में बाद में बात करते हैं। सो आई थिंक इंटरनली दे आर इन अ फिक्स, राइट। और यहाँ तक यू नो दे आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड टू देयर ओन सिचुएशन। और एक्सटर्नली ज्यादा इनका ये फील्ड मार्शल का जो है ना, एक्सटर्नल फोकस ज्यादा है। सो दे आर ऑन द एज, जैसे आपने लिखा है, दे आर ऑन द एज, दे आर इन अ बैड शेप। टूटने के बड़ा क्लियर बाउंड्रीज भी नजर आ रहे हैं। अगर एक कहीं टूट हो गया तो ये डोमिनो इफेक्ट की वजह से पूरा पाकिस्तान बिखर जाएगा। पर क्या बिखरेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। विल सी हाउ इट गोस, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज बैक टू नॉर्मल। आप सिंदूर से पहले क्या हाल था, वहां तक वापस पहुंच गए। So we'll have to take it up from there. I'll leave it at that. We can discuss further. जनरल नारायणन, योर हाँ व्यूज। मैं हाँ आई विल जस्ट गिव अ हिस्ट्री कि ये प्रॉब्लम है क्या। आपके श्रोतागणों को मालूम नहीं होगा, एंशियंट टाइम्स में इस सर क्रीक का नाम बाणगंगा होता है। बनगंगा। बाणगंगा ये इनिशियली ब्रिटिश इंडिया के नीचे बोथ सिंध, एक्चुअली प्रॉब्लम इज बिटवीन द सिंध एंड कच्छ। दे वर पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निकल के सिंध अलग हुआ था, तो उसके बाउंड्री के लिए 1908 पे अलग हुआ था। तो 1914 में अंग्रेज जहां गए ना, वो मतलब दे हैव लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ टेंशंस बिहाइंड। जब बाउंड्री लगा रहे थे, उसमें आई थिंक आर्टिकल 9 है, उसमें दो स्टेटमेंट दे दी। ए बोल दिया बाउंड्री गोज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक, दैट मीन्स जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। एंड दूसरे पार्ट में कहता है नहीं नहीं, बिकॉज इट इज नेविगेबल थ्रू आउट मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, इट विल फॉलो द थालवेग प्रिंसिपल, मतलब सेंटर ऑफ द रिवर। Enters, yeah. Thal in it's a German word. Thal means valley, and Weg means a way. That means the lowest elevation, which is the center of the river. So any center of the water body, if no delimitation or any demarcation is given कि ये boundary कहाँ जाता है, इंटरनेशनल नॉर्म के मुताबिक ये थालवेग प्रिंसिपल पे जाता है, वेयर द सेंटर पॉइंट इज सपोज्ड टू बी द डीपेस्ट, सो द एलिवेशन इज द लोएस्ट। नाउ दिस इज वेयर द होल इशू लाइज। पाकिस्तान कहता है नहीं, इट इज नॉट नेविगेबल, बट इट इज नेविगेबल मोस्ट ऑफ द ईयर। इन्होंने ऊपर से एक और भी डिस्चार्ज भाई भेजते हैं, वो क्या बोलते हैं, LBOD, लेफ्ट बैंक ओवरचार्ज, क्या ओवरफ्लो डिस्चार्ज करके उन्होंने एक ड्रेन बनाया हुआ है जो इसके अंदर भी आता है। दैट ऑल्सो एड्स टू द वाटर। एंड तो स्यापा किस लिए है? तीन चीज के लिए, तीन चार चीज के लिए। एक स्पेशली एक जो वानी क्रीक है, which bends into Pakistan where it is called Harami Dhora and comes back into India where it's called Harami Nala. Now this area is Harami Nala area is very rich in apna prawns, red salmon and a lot of other fishes. और फिशिंग के लिए जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं, उनके भी होते हैं। पाकिस्तान यूजेस दिस क्योंकि दीज कम उधर एक और बंधो ढोरा करके, धोरो करके है, दैट इज स्ट्रीम which comes in from Pakistan. These two are the streams coming in which Pakistan uses extensively for drug smuggling and pushing in terrorists from there for terror operations. हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2008 में जो शिप को कमांडियर किया था, ये यहीं इसी के सर क्रीक के माउथ के पास से तो कमांडियर करके लेके गए थे मुंबई 2008 के अटैक के लिए। जो शिप था यहीं से लेके गए थे। तो
ये इश्यूज हैं यहाँ पे। अपना 1999 योर कारगिल वॉर के फौरन बाद इनका अटलांटिक जो फ्रेंच रिकॉनेसेंस यही गिरा गया था। हमने उड़ाया था इसको, वी शॉट इट डाउन। और वो पाकिस्तान कहीं बोल रहा था नहीं हमारे एरिया में इधर है, बट द डेब्री वाज ऑल इन आवर एरिया। सो व्हाट वी हैव डन ओवर दोस पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट इज, हमने अपने बीएसएफ को बहुत सशस्त्र कर दिया इस इलाके में, टू बी एबल टू ऑपरेट इन दिस काइंड ऑफ स्वम्पी एरिया। एस्चुरी है, लॉट ऑफ स्वम्प्स एंड पानी बहुत है। ये बीएसएफ का सेक्टर हेडक्वार्टर भुज में है, जहां से राजनाथ सिंह जी ने कल स्टेटमेंट दिया था, भुज से, फ्रॉम द बीएसएफ सेक्टर। सो व्हाट हैव यू डन? There is you've created a marine battalion, BSF का. Then there is a marine commando battalion, it's called crocodile battalion. Floating BOPs आपने बना रखे हैं, composite BOPs आपने बना रखे हैं, आपके पास all terrain vehicle, fast attack craft, assault craft सारे दे रखे हैं वहां पे, and coast guard भी है। तो अब पाकिस्तान सोच रहा है यार, उसको डर लग रहा है कि भाई भारत कुछ करेगा। जिसकी जैसी सोच है वो उसी तरह से सोचेगा कि दूसरा वाला बंदा ऐसे करेगा, क्योंकि संसार तो एक आईना है। आप अपना सोच उस पर डालोगे कि अगर वो ये सोच रहा है कि भारत यहाँ से कुछ करेगा, हम क्यों करें, तो वो मैचअप कर रहा है। उसने 2 बटालियन खड़े, पहले 1 बटालियन था और एक और बटालियन ले आया है। कुछ अपने कोस्टल डिफेंस के लिए बोट्स दे रखे हैं उसने, कुछ मरीन असॉल्ट क्राफ्ट दे रखे हैं, जो बेसिकली फ्लैट बॉटम बोट्स विच कैन कम हियर। ये और 2 पोस्ट उसने बनाए हैं अपने लिए, बंदा धोरा के ऊपर और हरामी धोरा के ऊपर। तो ये किया हुआ है, लेकिन क्योंकि सडनली एक्टिविटी हो रहा है तो जैसे बोला है जयशंकर में, और राजनाथ सिंह ने भी बता दिया है, करोगे तो भाई साहब देख लो, मल्टीपल फ्रंट से आपको हिट होगा और बचा लो। आपकी नेवी तो सिंदूर 1.0 में तो कराची में छुप के बैठी हुई थी, निकलने की हिम्मत नहीं थी। तो देख लो, सोच लो, एंड तो आग तो लगा हुआ है। तो सरक्रिक इज दिस एसेंशियली, बट आई थिंक सरक्रिक एसेंशियली क्या किस रीजन से बात की है, हम भी जानते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल फट रहा है। पाकिस्तान की आदत है, जैसे चीन की है, कि जब अंदर से फटता है तो वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसको ये चेतावनी है, उसको चेताया गया है कि कुछ करने की कोशिश करी तो देख लो। ये है सरक्रिक। हाँ, लेकिन अब अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि साहब कि वो ट्रम्प के साथ जो उसकी नजदीकियां हैं, जो गलबैया हैं, उसकी ये वजह से उसको नजदीकियां बड़ा बड़ी कॉन्फिडेंस आई हुई है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो आज मैंने देखा कि वो जो गजा वाला प्लान था जिसको फटाफट एंडोर्स कर दिया था, वो आज पार्लियामेंट में उनकी खड़े होके वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहा था नहीं साहब वो गलती हो गई, उन्होंने देखा नहीं था और हम इसको कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। ये क्या है? अब तो देखिए, ये कहानी है। ट्रम्प तो है, वो तो नाराज हो जाएगा। देखिए, ये कहानी है, ये नजदीकियां की, वो है ना पिक्चर, ये नजदीकियां, ये है। यू नो, ये कहानी अभी एक्चुअल कहानी अभी निकल के आ रहा है। ट्रम्प का पहले दिन से इसका प्लान था कि गाजा में रिवेरा बनाई जाए, है ना। उन्होंने बोला भाई पैलेस्टीनियन को हटाओ, इनको लगाओ, और मैं इमारत खड़ा करूंगा, वो ये करूंगा, वो करूंगा। उसका प्लान आज तक बदला नहीं, राइट। तो फर्स्ट विल टॉक ऑफ द गाजा प्लान, एंड फिर मैं पाकिस्तान के गाजा प्लान। छोटे इसमें क्या है कि गाजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बिठाओ, जो will be from Arab nations or Muslim nations, right? Create a buffer zone, and that international stabilization force जो है वो रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, वो भी सिक्योरिटी देगा और हमस को दोबारा पनपने नहीं देगा। तो जो भी वहां
पैर खड़ा रखेगा, ही हैज टू फाइट अगेंस्ट हमस, क्योंकि हमस जाने वाला नहीं है। हमस इज आइडिया, और ये गाजा के लोगों के अंदर इट इज स्टक, इट नॉट गोइंग एनीवेयर। So ultimately, this international stabilization force will have to ensure that Hamas doesn't go and attack Israel again. So in a way, it has to protect Israel and enable reconstruction. ये reconstruction करेगा कौन? कुशनर, जेरड कुशनर, जो ट्रंप का दामाद है। और इसका ओवरसीइंग गवर्नमेंट कौन करेगा? टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर कौन है? पुराना ब्रिटिश पीएम, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कहानी वगैरह किया था और अमेरिका को ले गया युद्ध में, गल्फ वॉर नंबर 2 में। तो एक वो बड़ा खिलाड़ी है, उसको खोद के ट्रंप बाहर लेके आया। और ये जो गाजा में एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनेगा, और इस ट्रांजिशनल अथॉरिटी के तहत अंडर दैट ये रिकंस्ट्रक्शन होगा, और ट्रंप पैसे बनाएगा, और इसका रिकंस्ट्रक्शन का पैसा दिया जाएगा अरब नेशन। अरब नेशंस विल गिव, ये पाकिस्तानी और इंडोनेशियन ट्रूप्स विल हैंडल हमास। ये कहानी है पूरा मोटा। सो दिस इज द फाइनल, बट इन्होंने कुछ कहानी दिया अरब नेशंस को, और पाकिस्तान सब खुश हो गए थे। आज ये बोल रहे नहीं नहीं, ये प्लान बदल गया वगैरह 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 वगैरह। ओके, ये एक कहानी है। दूसरा कहानी है, अगर आपको याद है तो ट्रंप ने बोला कि भाई पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर तेल है, हम इन पे पैसा लगाने चाहते हैं वगैरह, ये वो XYZ। ये सिंदूर के टाइम से शुरू हुआ है। फिर ये फील्ड मार्शल जी गए वहां 2 बार, और लास्ट टाइम ये जब गया एक ब्रीफ केस में, ये वहां के रेयर अर्थ वगैरह लेके गया। ट्रंप ने देखा, हाँ हाँ हम पैसा देंगे, तेल को लिए भी पैसा देंगे, पहले आप फौज इधर खड़ा करो, पहले फौज इधर लगाओ। तो ये आ गए, ये शहबाज शरीफ, इशाक दर, ये सब गए, जो भी ये वो ख्वाजा आसिफ है, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर, वो सब गए हाथ हिलाते हुए। और उसमें क्या है कि शहबाज शरीफ वो ये नवाज शरीफ ने एक लड़की को भी भेज दिया, शम्मा जुनेजो। वो कौन है शम्मा जुनेजो? वो गई है शहबाज शरीफ के प्लेन में, और वो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी थी ये UN जनरल असेंबली में, जब ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहा था। और शी इज अ इजरायली सिंपथाइजर, ठीक है ना? तो ये पूरा कहानी सेटिंग हो रहा है, राइट? और बाकियों ने देखा, पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया कि ये इसको कहाँ लेके गए। अब ख्वाजा आसिफ बोलता मेरे को नहीं पता ये कैसे आके बैठ गई, पर वो क्लियर शी वाज Who's going to believe that? ये सब अब सब पीछे हट रहे हैं कि भाई ये हमें नहीं पता। उस लड़की ने क्या किया कि उसने अपना फोटो आइडेंटिटी वगैरह और ट्वीट भी आउट कर दिया कि भैया मैं तो इन्हीं के कहने पे मैं गया था वहां, मेरा आइडेंटिटी है एडवाइजर फॉर टू पाकिस्तान डेलीगेशन इन UNGA। और ये सब मान गए, ये सब करने के लिए, इजरायलीज को हेल्प करने के लिए। ठीक, तो अभी इशाक दर वगैरह को सब अभी पता चला कि भाई, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान असेंबली में एक इनका पार्लियामेंट्री का आदमी, मेरे ख्याल में वाली खान, खड़ा होके बोल गया ये क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो सेल्समैन की तरफ ट्रंप को दिखा रहा है, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। ये कोई कहानी है? ये आप बेच रहे हो? तो ये इट हैज बिकम अ नास्टी थिंग इंटरनली, ठीक है? तो अब अभी तक ये चीफ साहब ने, वो फील्ड मार्शल कुछ बोला नहीं। और अभी हक ये नहीं, ये कौन, इशाक दर बोल रहा है कि नहीं नहीं हम इसके साथ शरीक नहीं होंगे, प्लान को हम ओके नहीं करेंगे। प्लान को ओके करो या ना करो, पाकिस्तान को अपने फौज को वहां बिठाना पड़ेगा। और यहां आता है असली खेल ट्रंप का। ट्रंप ने एक नया पैसा पाकिस्तान को नहीं दिया, पर पाकिस्तान को अभी IMF से पैसा मिलना है, अगला किश्त। वो बोल रहा है कि भैया तेरे को पैसा चाहिए तो यहाँ फौज लगाओ, नहीं तो भूल जाओ। वो बड़ा क्लियर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुर्रम हुसैन है जो डॉन में एक ओपिनियन
आर्टिकल में है कल के, राइट। और खुर्रम हुसैन ही इज ब्रॉट आउट समथिंग वेरी नाइस कि आज तक पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल रहा था पुराने जमाने में कि भाई आप अपने इलाके में, आप अपने देश के अंदर ये दहशतगर्दी है उसको सब बंद करो, आपको पैसा देंगे। उनको अभी अंदर बंद करने के लिए पैसा दिया जा रहा है था। अभी क्या है, उससे कोई लेना देना है किसी को। आप रखो दहशतगर्दों को या ना रखो, रेडिकल्स को रखो या ना रखो, पहले अगर फौज लगाइए, अगर नहीं है तो छोड़ो। सो पाकिस्तान इज बीइंग फोर्स्ड टू कमिट इन गाजा एंड माय ओन गेस नाउ बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज ये जो सऊदी और ये डील वगैरह ना यूएसए ने बोल दिया भाई कर लो पहले, तब दैट इज ऑल नाउ क्या होगा। सऊदी वाले बोलेंगे पाकिस्तान को कि भाई आप फौज लगाइए, हमारा सिक्योरिटी वहां खतरे में है पैलेस्टीनियन की वजह से, तो पैलेस्टीनियन के ऊपर लगाइए। सो ऑल दिस स्टोरी इज बीइंग मेड। और पाकिस्तान को क्या होगा, पाकिस्तान विल हैव टू बी, आई मीन इफ एवरीथिंग गोज वेल एज पर ट्रम्प्स प्लान, सऊदी प्लान, व्हाटएवर द थिंग इज, पाकिस्तानी ट्रूप्स जाके गाजा में बैठेंगे। इसके 3 परिणाम होंगे। पहला तो वो परिणाम ये है, हुतीस के सामने भी तो बैठालना है। वो तो ठीक है, वो 25,000 अलग है, 25,000 हुतीस, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हुतीस, वो उसके साथ जो होगा होगा। पर मेन थिंग यहाँ कहानी अनफोल्ड हो रहा है। पाकिस्तान को पैलेस्टीनियंस के साथ मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक जमाने में जब जियाउल हक एक ब्रिगेडियर था, वहां एक आर्मर्ड ब्रिगेड का कमांड कर रहा था, तो ब्लैक सितंबर जब वाकया हुआ, मेरे ख्याल में 40-50, जॉर्डन किंग ऑफ जॉर्डन के हुक्म के ऊपर इसने 25,000 पैलेस्टीनियों को रोन दिया, खत्म, मार दिया इसने। तो वही फौज जो के आके वहां दोबारा पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट होंगे। अगर एक वाकया हो गया तो पूरा जनता जो है उनका याददाश्त ताजा हो जाएगा और वो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर इनको वहां रहना भी मुश्किल है। तो एक तो ये है, फिर दे विल हैव टू गो फुल वायलेंट जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, और देयर विल बी अ प्रॉब्लम देयर। ये होगा, इसमें डाउट नहीं, अगर वहां डिप्लॉय हो गया तो होगा प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर ये डिप्लॉय हो गए तो दे विल बी एक्चुअली प्रोटेक्टिंग इजराइल। इजराइल बैठेगा पीछे, और अगर ये हमास का कुछ कहानी वगैरह हुआ, वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। और मजे की बात यह है, जिस दिन ये गाजा प्लान ऑन होगा, द वे इट इज कमिंग अबाउट, एंड आई डोंट थिंक साउदीज विल डिसएग्री विद दिस, राइट, ये हाइफा खुल जाएगा। अगर हाइफा खुल गया तो आईमेक खुल जाएगा, बिल्कुल। आईमेक खुल गया तो इंडिया का फायदा है, और आईमेक खोलने के लिए पाकिस्तानी हमें मदद करेंगे। The guarantor of IMEC will be Pakistan. Europe wants IMEC. Arabia, Saudis and UAE want IMEC. India wants IMEC. USA wants IMEC. So whoever has to be for that, गाजा को दबाना पड़ेगा। गाजा को दबाने के लिए फौज कहां से आएगा? इंडोनेशिया ने तो कमिट कर ही दिया, ऊपर पाकिस्तान का पूंछ मरोड़ा जाएगा। और पाकिस्तान का पूंछ उस वक्त मरोड़ा जा रहा है जब ये अंदरूनी तरीके से वीक हो गए। तो ये मैंने एक दृश्य और कहानी बताया, तो वी कैन डिस्कस ऑन दिस। एनीथिंग टू सप्लीमेंट राजीव जी? 2 चीज, हेनरी किसिंजर, ये भूल गए, हेनरी किसिंजर ने कहा था, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ कि भाई पाकिस्तान से दुश्मनी तो खराब है, लेकिन दोस्ती मतलब मौत को गले लगाना। अब पाकिस्तान जो है लिक्विड ऑक्सीजन पे चला गया है लिक्विड उसे जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन मरने नहीं देगी। The main issue in that 38-point plan on which Qatar and Pakistan and a couple of countries have an objection is, initial plan में था कि पूरा इजरायली विड्रॉल हो जाएगा and the international stabilization force will be there.
तब पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि जो हमने आईसैफ और नेटो के साथ किया था वो इजराइल के साथ करेंगे, लेकिन नेतन्याहू के साथ बात करते हुए वो सब समझ गए, तो उन्होंने फेज विड्रॉल कर दिया। अभी व्हेन यू सी द लाइन्स, international stabilizing force will be in the somewhere about 1/3 depth from the sea, इनिशियली जहां पे वो है। बाकी पूरा लेयर्स तो इजरायली है। वो कहते हैं हाउ विल वी रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड, ये तो इजरायली हमें ठोक देंगे, हमें ही ठोक देंगे कि तुम ये कर रहे हो। तो स्यापा वहां से हो रहा है। नंबर 2, अब उसने डब्बा खोल के दिखा दिया, पता नहीं कौन सा पत्थर दिखा दिया, उसको खोल दिया रेयर, उसने भी मान लिया रेयर। कौन से ओर के अंदर रेयर दिखता है आपको, निकालना इतना मुश्किल होता है, ये है। उसने भी मान लिया। अब वो मान इसलिए रिया है क्योंकि रेरत फेरत तो उसने करना ज्यादा कुछ है नहीं, उसको जो चाहिए हमें मना करता है, बट उसको जो चाहिए वो तो रशिया से लेता रहेगा। रशिया के पास भी रेयर अर्थ है, वो तो ले लेगा उनसे, रशिया से। जब यूरेनियम वगैरह ले रहा है, बाकी मिनरल्स ले रहा है, तो रेयर अर्थ लेने में क्या दिक्कत है उसको, तो वो तो कर लेगा। मेन एम इज लाइक शंकर सेट कि भाई टोटी दबाएगा, पैसे चाहिए तो ट्रुप्स बेस कर दे। अभी तो बैक ऑफ द एनवेलप काउंटिंग अपना सऊदी अरेबिया का 25,000 डिप्लॉयमेंट ऑल्सो, 25-25 50,000, मतलब एक कोर तो चला गया इसका। अब किसको निकालेगा? 12 कोर 11 कोर जहां पे आग लगी हुई है, बलूचिस्तान और केपी, या फ्रॉम द कोर्स दैट आर डिप्लॉयड अगेंस्ट इंडिया, किसको निकालेगा? 5, 30, 31 किसको निकालेगा? अभी उसका ये स्यापा है। पहली बात मुन्नी बेगम में पहले ये सॉर्ट आउट करना है कि मैं किसको निकालूं मैं। जहां निकाले, जैसे वो जनशंकर भी कहते ना, जहां निकाले वहां तो कुछ ना कुछ स्यापा खड़ा हो जाएगा। तो क्या पंजाब से निकालेगा तो पंजाबी लोग खफा हो जाएंगे कि यार तुमने तो हमारा नाड़ा खोल दिया, अपने हम कैसे बचेंगे? तो इट्स अ मेजर इशू विद हिम, कौन से कोर को निकाले। इट्स अ कोर वर्थ ऑफ ट्रूप्स व्हिच हैव टू गो, क्योंकि अगर 25 सऊदी अरेबिया ने बोला है तो 25 से कम तो यूएस मानेगा नहीं। हेडक्वार्टर भी भेजना है वहां पे, तो कोर हेडक्वार्टर तो गया उसका, कोर वर्थ ऑफ ट्रूप्स गए उसके, कहां से निकालने वाला है? जब भी वो अभी तो कुछ नहीं करना। अभी तो पीओजेके में और डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, इंटरनल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए वर्दियों की यही समस्या आ गई। उनकी सब जो है वो वर्दी खोल खोल के भागे जा रहे हैं वो, और उनकी वर्दियां जो है जाएंगे। वो सड़क के किनारे लटका के ऑक्शन की जा रही हैं। देखिए बड़ा बड़ा क्लियर है मामला। ही कैन नॉट, ये ओके, लेट मी रिवाइंड। अभी अभी एक और पोल खुल रहा है ना, तो इंडिया को भी पूछा गया कि भाई आप भेजो फौज, तो इंडिया ने बड़ा क्लियर बता दिया कि यूएन मैंडेट है तो हम भेजेंगे, नहीं तो हम नहीं भेजेंगे। और मेरे ख्याल में ट्रम्प को हमारे ऊपर कफा होना ये बड़ी बात है। ये बात पहले चली होगी, फिर जब इंडिया माना नहीं, और राइट, फिर ये गए पाकिस्तानियों के पास। पाकिस्तानियों के साथ इनको पूंछ मरोड़ने के लिए बड़ा स्क्रू ड्राइवर है, तो मरोड़ दिया। अब जैसे जनरल नारायणन भी बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे और सारे बोलेंगे, जिसको ये इसको अंदरूनी स्थिति कैसे संभाल सकते हैं? पैसा है ही नहीं। चीनी लोग एक चाइना हैज केप्ट क्वाइट, सिर्फ देख रहा है कि भाई तू बेटा तू जो भी करना है कर ले, हम नहीं बोलेंगे आपके बारे, ना आपको मदद देंगे, ना हाँ नहीं बोलेंगे, जो भी करना है कर लो। वो भी कफा है इनके साथ। जो अगर आपको याद है तो उसी वक्त मैंने बताया था इसी शो में कि भाई देखो धीरे धीरे इनका और चाइना का अनबन शुरू हो जाएगा, और ये अभी शुरू होगा। राइट, ये इट्स नॉट समथिंग। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि पंजाब में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पंजाब में आर्थिक प्रॉब्लम होगा। वो इसीलिए ये है कि वहां
पानी की किल्लत होने वाला है। यू नो बहुत अजीबोगरीब तरीके से सारे एवरीथिंग इज गेटिंग फिक्स्ड। यू नो चाइना वालों ने बहुत सारे सोलर पैनल बेच दिया पाकिस्तान में, इनका बड़ा मार्केट है। तो सोलर पैनल के तहत इन्होंने क्या किया कि पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से, पानी निकाल और रहे हैं उससे और क्या राइस है, ग्रो कर रहे हैं उसमें, राइस पैडी। ग्रो कर रहे हैं, उससे पैडी, उससे क्या है कि इनका वाटर टेबल नीचे जा रहा है, राइट। अगले 2 महीने के बाद जब लीन सीजन हो जाएगा तो इनको पानी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में 1 या 2 महीने की बात है, उसके बाद इनके पास पानी का दिक्कत होगा। तो आप सोचो, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, इनमें प्रॉब्लम्स, प्रोटेस्ट वगैरह और बढ़ेंगे अभी। पंजाब के अंदर पानी नहीं होगा, सिंध के अंदर जो भी होगा होगा, तो ये जाएंगे कहाँ, और पैसा नहीं होगा इनके पास। तो ये वापस ना सर्कल पूरा होके वापस आ रहा है प्री सिंदूर डेज। तो वी हैव टू सी कि हमारे लिए क्या रास्ता है आगे। क्या ये सही वक्त है कि आप पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर से आउटरीच करो गिलगिट बाल्टिस्तान में और जेएनके में, कि भाई आप, टाइम हो गया, बहुत हो गया, आपको वहां से गोली मिलेगा, यहाँ से तो आपको सब कुछ मिलेगा, आइए। वैसे इसका एक पहला शॉट राजनाथ सिंह जी ने बोल ही दिया कि वो टाइम आएगा जब वो खुद बोलेंगे कि वापस आ जाएंगे। तो अगर घर वापसी कराना है तो कराओ, अभी शुरू करो कहानी। मैं, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर ये कहानी शुरू करना है, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये सॉल्यूशन होगा पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जहां हम उनको बोलें कि भाई आके हमारे से मिल लो, राइट। आई थिंक दिस इज द राइट वे। और इसका पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू कीजिए, और अगर यहाँ से बात करना शुरू करें कि भाई आप वापस यहाँ आके मिल लीजिए, ये सब हमारा है, अभी इलेक्शन कराओ, कुछ तो कराओ, कुछ करके इनको इनको सीट दे दो उधर, किसी तरीके से वहां से 2-4 बंदे जो बाहर रह रहे हैं उनको नॉमिनेट कर दो हमारे पार्लियामेंट में, यानी विधानसभा सभा में वगैरह, और शुरू करो, फिर देखो कहानी क्या होता है। आई थिंक वी हैव टू, अगर आगे सोचें तो पाकिस्तान में जो होगा होगा, पर इसमें हमारा मौका है। अगर ये एक बार ऊपर शुरू हो गया राजनीतिक तरीके से, तो बाकी मेरे ख्याल में सेटिंग अपने आप हो जाएगा। अच्छा जनरल नारायण, में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और हो रही है, वो हो रही है अमेरिका में। और आपने देखा होगा कि वो आपका लुटनिक, जिसको मैं नटलिक बोलता हूँ, वो और कल स्कॉट बेसेंट बड़ी जोर जोर से रो रहे थे कि हमारा जो है वो किसान मर रहा है और चाइना और इंडिया वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाई पहले नहीं सोचा था, पंगा लिया था तब नहीं सोचा था कि भाई क्या होगा। अगर इंडिया और चाइना की मार्केट तुम्हारे लिए ओपन नहीं है, पंगा लिया क्यों था? एक बात। दूसरी बात ये है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम वहाँ का जो है वो आपका इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, वो कह रहा है कि साहब की यू आर मेकिंग अ डीप मिस्टेक बाय एलिनेटिंग इंडिया। सर स्यापा उसका यही है, देखो सर, अगर आपको पिन पॉइंट टारगेट करके ये जो भी टैरिफ वॉर करना था वो करना था, आपने पूरे विश्व के साथ टैरिफ वॉर करके पंगा ले लिया है। अब रो इसलिए रहे हैं कि इनका जो नवारो ने जो किताब जो था इनका, ये हेरिटेज फाउंडेशन रिपब्लिकन्स का है, वो हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 1-2 साल पहले किताब निकालते, मैंडेट फॉर लीडरशिप। इसके पिछले टर्म में जब ये कर रहा था ट्रम्प 1.0 में, ही हैड यूज्ड इम्प्लीमेंटेड 60% ऑफ दैट। अभी ऑलमोस्ट 100% उसी के मुताबिक चल रहा है प्रोजेक्ट 2025 मैंडेट फॉर लीडरशिप। उसमें व्हेन यू कम डाउन टू पेजेस नीचे 700 प्लस में 790, 765, 795 उस पे वो है अपना फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेशली ऑन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड।
दो लोगों ने चैप्टर लिखा, एक पीटर नवारो ने जिसने बोला था खुल के टैरिफ वॉर करो और सबके टोटी दबाओ और सब रज के आपके पास आएंगे ट्रेड करने के, दैट वाज हिज कॉन्सेप्ट। एंड एक और था केंट लासमैन, उसने बोला था ऐसी गलती मत करना, फॉर द बेनिफिट आप ट्रेड नेगोशिएशंस करो, कोई टैरिफ वॉर मत करो बिकॉज वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। अब ही वेंट दी नवारो वे कि भाई लोग आएंगे, घंटा कोई नहीं आया, जो आया भी उसको तो पकड़ के आपने जेल में डाल दिया अपने आने वालों को। अब वो तो कहते हैं टाटा बाय बाय थैंक यू, जो 300 बिलियन हमने डालना था आप यू कैन फॉरगेट इट। जापान ने एक्सेप्ट किया, उसका तो गवर्नमेंट गिर गया। कल इलेक्शन होने वाला है दोबारा से अपने लीडरशिप के लिए, बंदे को रिजाइन करना पड़ गया। तो कहां से लाएगा वो? आपके गुंडागर्दी से कोई खरीदने वाला नहीं है। जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट इज एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग एंड इट इज अ हेल्थ हैजर्ड फॉर द पीपल। तो कौन क्यों खरीदेगा जब आपको पता लग गया है? और इसमें यह है कि ये बीज नहीं देता है, इनकी फसल जो है बीज नहीं देता है, आपको बार बार उन्हीं से बीज लेना पड़ेगा, तो कभी भी पैसे बढ़ा देगा। तो कौन सा देश है जो खरीदेगा? आपको पता था कि आपका पूरा बल्क ऑफ योर सोयाबीन इज बॉट बाय अपना चाइना। कनाडा के बारे में बात नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ हिज व्हीट वाज बीइंग बॉट बाय कनाडा, मोस्ट ऑफ हिज वाइन इंडस्ट्री इज कोलैप्स्ड इन यूएस, 97% हिट, वाइन वाज बीइंग बॉट बाय कनाडा, सब बंद हो गया उसका। सोयाबीन तो ब्राजील एंड बाकी अर्जेंटीना आल्सो स्टेप्ड इन एंड दैट्स इट, मामला चौपट हो गया उसका। सर पिछले साल के इनके जो स्टॉक्स थे वो पूरे बिके नहीं थे कि भाई इन्हें एग्रीमेंट के मुताबिक भेजना है, तो क्वाइट वेयर हाउसेस में काफी थे पिछले साल के स्टॉक्स। दिस ईयर दे हैव हैड अ बम्पर स्टॉक रखने की जगह, और टैरिफ वॉर के कारण जो पिछले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे फाड़ फूड़ के फेंक दिया। भरोसा कैसे तोड़ा इसने? आप देख लो सर, पहले इनका नाफ्टा होता था बिटवीन यूएस मैक्सिको एंड कनाडा। इसके पहले टर्म में नाफ्टा का खत्म हो गया, डील वील नहीं हुआ, इसने ओबामा ने किया नहीं था, इसने अपने सेकंड टर्म में he gave it a different name, I'm forgetting that name, and he signed the deal with Canada and Mexico 2018 में। अब आके बोलता है who is that fool who signed this agreement, it is the worst agreement। तब तो बोल रहा था बेस्ट एग्रीमेंट, खुद ने साइन किया, भूल गया, इसको पता ही नहीं है कि मैंने साइन किया। अब उसको फाड़ फूड़ के सबके साथ टैरिफ कर लिया, बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सर, इनके खुद के कंपनियां बाहर निकल गई हैं सारी। सो एग्रीकल्चर तो अब रो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको गाली बक रहा है कि भाई तुमने क्या कर दिया, ये कचरा हो गया मेरा। तो the southern states and they're about and midwest they're about 13 states who are dependent on agriculture and MSME, they are facing recession, कुछ बचा नहीं, nothing left with them। और ये अपने धुन में ही चला जा रहा है कि टैरिफ वॉर कहता है मैं 200 बिलियन आई हैव अर्न्ड थ्रू टैरिफ वॉर। उसको कौन समझाए कि 200 बिलियन तो तूने अपने लोगों से लिया है, मुझ पे टैरिफ किया, तुम इंपोर्ट कर रहे हो, मैं थोड़ी पे कर रहा हूँ, तेरे सिटीजन्स पे कर रहे हैं। What are you earning is you're earning from the citizen। वो बेचारा रो रहा है। सो महंगा पड़ रहा है अभी उसको, because he is suddenly finding rest of the world is dealing with India and within themselves and going ahead with the trade negotiations। भारत के साथ तो सारे लगे हुए हैं और आपस में करके निकल के जा रहे हैं, उससे कोई बात ही नहीं करने आ रहा। जो बात करके गया था वो गवर्नमेंट ही उलट गई, या इसने कुछ कर दिया तो कोई बात करने नहीं आ रहा। अब इसका तो मतलब एग्रीकल्चर इज ओवर। दिस इज ओनली वन पार्ट की इसका सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड कॉर्न जा नहीं रहा है। जो बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह उसके खेतों में होते थे, द होल लॉट ऑफ खेत में देयर यूज्ड टू बी दिस पार्ट टाइम वीजा। पहले पार्ट टाइम वीजा होता था, पीपल यूज्ड टू कम ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम एंड गो अवे। फिर उन्होंने वीजा वाला बंद कर दिया, तो ये आते थे हार्वेस्ट सीजन में और पैसा कमा के जाते थे। कई लोग रह जाते थे, यस दैट इज आल्सो देयर कि वो रह जाते थे कि हार्वेस्ट करना है,
अब इनको सबको उठा के आपने फेंक दिया, ओनली अबाउट 10-15%, बट लोग रेड स्टेट से डर के भाग भाग ब्लू स्टेट जा रहे हैं। मतलब रिपब्लिकन रेड स्टेट से निकल के दे हैव रन इनटू द डेमोक्रेटिक स्टेट। तो रिपब्लिकन स्टेट्स में क्या हो रहा है? द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रॉटिंग, इक्विपमेंट चलाने वाले बंदे नहीं है। दिस इज द सेकंड पार्ट। So he is up a gum tree internally. So let us see how they solve it. I think he is waiting for the Supreme Court judgment to go against him. तो उसको एक ऑफ रैंप मिल जाएगा निकालने के लिए कि अच्छा नहीं उसके लिए रुका हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो चाइना के साथ कि चाइना सडन लव फॉर इंडिया और फार्मा का 30% हटा लिया और उधर बोल रहा है पाकिस्तान को कि अगर मिलिट्री बेस कोई दे दिया तुमने अमेरिका को तो समझ लो टोटल कुट्टी। तो जनरल शंकर, हाउ यू रीडिंग दिस China thing? Of course, it is Look, transactional. I don't see any change of heart, but even if it is transactional, good. Why should we I don't know. do a transactional thing? No, हाँ हमें भी ट्रांजैक्शनल होने की जरूरत है, बट बिल्कुल। इसी चाइना का हालत भी खराब है आज के दिन। चाइना का हालत और भी खराब है। वहां तो रेट कट हो रहा है जी, रेट कट। द लास्ट रेट कट के बाद इनका जो इंटरेस्ट रेट था ना वो 0 हो गया और 0.02%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बैंक में आप पैसा डालोगे तो यू वुड हैव गॉट only 0.02% as interest, and you wanted a loan in China, you can get a loan for 1%. उसके ऊपर रेट कट लगा रहे हैं। उनका अनएम्प्लॉयमेंट का सीन बड़ा खराब है। इनका जो अगस्त एंड सितंबर का जो इंडिसेस है वो सब खराब है। मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा है, बेच ज्यादा रहे हैं इनके, आफ्टर ऑल एक्सपोर्ट्स है इनके, बट इनके मार्जिन इतने कम है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उनका अंदरूनी हालत ये चाइना का बहुत खराब है। और उसके ऊपर इसने जो पाकिस्तान के साथ क्या किया है, तो अभी वो पाकिस्तान को धमका रहा है। वो भी क्या करेगा? पाकिस्तान को सिर्फ धमका सकता है। देखिए, अगर कल के दिन पाकिस्तान बोले उसको कि भाई मैं तेरे को कुछ वापस नहीं दूंगा, क्या करेगा चाइना? चाइना तो फंस गया ना। अगर आपके साथ या हमारे साथ उसी तरीके से बात करता रहा तो फिर भी प्रॉब्लम है। वो इसीलिए आजकल मेरे ख्याल में आज वो अनाउंसमेंट हुआ है, फ्लाइट शुरू होंगे, आप फार्मा हमें भेज दो। के वीसा उसने जारी किया। अच्छा, के वीसा उसने जारी किया पर लोग अंदर खुश नहीं है। लोग वहां बोल रहे हैं कि भाई इंडियंस को क्यों लेके आ रहे हो आप इंडियंस को क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि हमारे पास ही नौकरी नहीं है, तो आप इनको क्यों ले दे रहे हो? तो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको। तो आप किसी तरीके से देखिए, चाइना का प्रॉब्लम इंटरनल बहुत संगीन है और इसमें हमें फायदा उठाना चाहिए। किस तरीके से हमें चाहिए कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ट्रेड वगैरह चाहिए चाइना से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये एक अच्छा मौका है, हम किस तरीके से ये ट्रेड को ये डू हाउ वो ऑलरेडी ही इज ट्राइंग टू एंश्योर दैट हिज एप्स एंटर इंडिया। ये जो जोहो है ना, अरटाई एआई, ही हैज एक्सेप्टेड कि वहां आप बोल सकते हो। एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा चाइनीज में इन वन ऑफ द एयरपोर्ट्स, वो पिक्चर घूम रहा है। So he is allowing Zoho and all to get in, which is still trying to stabilize. उसके तहत ही लास्ट कि भाई टिकटॉक का अंदर आने दीजिए या whatever other apps. So we have to be careful. I mean, China will be not only transactional, it will be more than transactional. But one thing is important. China को यूरोप ने बंद कर दिया। यूरोप ने चाइना को बंद कर दिया कि यूरोप को ये समझ में आ गया, अगर वो चाइना को अंदर आने देंगे तो यूरोप बंद हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। राइट? ईस्ट एशिया में और साउथ, ग्लोबल साउथ में मार्केट्स दे नॉट वेरी रेम्यूनरेटेड, इनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। चाइना यूएसए का प्रॉफिट तो मार्केट बंद है।
तो बचेगा कहाँ? वो हम आपके पास ही आ सकता है और कहीं नहीं जा सकता। सो आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक डेंजर भी है। किस तरीके से इसके साथ निपटना है, सोच समझ के वी हैव टू डू। अभी तक मेरे ख्याल में हमारा गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही काम किया है, धीरे-धीरे कर रहे हैं। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ कर रहे हैं, बट we'll have to see how to take it forward. Let's see how it goes. That Rajiv will have a view on this. Yes, definitely. So, your view on China? हाँ, दिवाली में जो हम पटाखे फोड़ेंगे उस वक्त उनका 4th प्लेनम होगा 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। क्या धमाका वहां से निकलेगा तब पता लगेगा कि शी जिनपिंग है नहीं है, कौन आने वाला है। लेकिन ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स पीपल हैव कम आउट विद बैनर्स, आउट विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दे डोंट वांट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो क्या आउट विद सीसीपी क्लियर है वो कि हमें चाहिए नहीं। इन्होंने अभी यू वोंट बिलीव इट सर, 1 अक्टूबर इनका रेजिंग डे होता है। 1 अक्टूबर नेशनल डे है। दे हैड एन इवेंट ऑन इन थियाननमेन स्क्वायर। एक भी सिविलियन नहीं था, एक भी आम आदमी नहीं था। इनके काडर थोड़े बहुत बैठे थे, बाकी पुलिसिये थे और फौज था, फुल स्टॉप। विच इज रिवीलिंग। नाउ जैसे ये वान हुनिंग इनका जो बंदा था प्रोपेगेंडिस्ट, इनका गोबेल्स, वो कहता था 3 this and 4 that and 6 no's and that no's, वो सारा कुछ ये कॉइन करता था। Now the people have come out and told Communist Party people, आम जनता बाकियों को, 3 withdrawals. Withdraw from the Communist Party of China membership, withdraw from membership of Communist Youth League, and they have one Frontier Youth League करके कुछ है, Frontier Youth, withdraw from that. कि वो बोला तख्ता पलट हुआ। Anyone we find, we know that he was a card carrying of any of these, खैर नहीं तुम्हारी। But this is the kind of language people have started. There is a video which is going viral. A man is tearing down in Beijing bridge से all the Communist Party flags. कुछ बंदे तो अपने स्प्रे पेंट से पूरा ब्लैक क्रॉस डाल रहे हैं उस फ्लैग के ऊपर। सिचुएशन ये है चाइना में, और उसमें अपने डींगे मार रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस कर लेंगे, ये कर लेंगे। भाई अपने आग जो लगी है घर के अंदर उसको तो बुझा ले पहले। अब हाउ कैन वी सैटिस्फाई देम? लाइक जनरल शंकर हैज करेक्टली आइडेंटिफाइड कि भाई साहब भारत के साथ ट्रेड नहीं हुआ, भारत के साथ मार्केट नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकता। जोहो को क्यों बुला रहा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट गूगल वहां से दुकान बंद करके भारत आ रहे, तो उसको कुछ चाहिए। तो जोहो, अब लाइक ही राइटफुली पॉइंटेड आउट, जोहो जैसे ही करेगा, आप अलाउ कर दोगे जोहो को जाने के लिए, तो वो तो बोलेगा ठीक है मेरा ये ऐप वो ऐप वो सब लेना शुरू कर दो। मैं आपका जोरो ले आऊं, आप मेरा वी चैट, वेबो, टिकटॉक खोल दो। तो आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू परमिट जोहो टू गो देयर। वो तो उनको बोल देंगे अच्छी बात है, थैंक यू, पहले हम इसको अपने देश के अंदर तो स्टेबलाइज कर लें, उसके बाद वहां पे भेजेंगे। तो ही इज डेस्परेट फॉर मार्केट, क्योंकि मार्केट उसके लिए भी बंद है। आप कह रहे हो खोलो, और आपने क्लियर बोला है कि जब तक एलएसी सॉर्ट आउट नहीं करते हो आगे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो यू विल ऑल्सो बी टोटली ट्रांजैक्शनल एंड टैक्टिकल। शॉर्ट टर्म गेन में आपको क्या मिलता है? क्योंकि अभी आप देख लो सर, ईयू के साथ आपके ट्रेड नेगोशिएशन जोर शोर से चल रहे। बाय नवंबर दे आर सेइंग कि भी खत्म हो जाएगा। फरवरी में इंडो ईयू समिट है जहां पे आपने काउंसिल और कमिश्नर्स को बुला रखा है। दैट मीन्स पीएम मोदी हैज गिवन द डेडलाइन टू द नेगोशिएटर्स कि सब कुछ हो जाना चाहिए सो दैट द डील कैन बी साइन। आपका डील यूरोप के साथ साइन हो गया, आपके डील्स बाकी कंट्रीज हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी मांग रहा है, न्यूजीलैंड भी मांग रहा है,
लैटिन अमेरिका भी मांग रहा है। आप लोगों ने आपस में डील कर लिया और बाकी लोगों ने भी आपस में डील कर लिया। चाइना और यूएस तो ठन गोपाल हो गए, बेटर है। दिल बी लेफ्ट अलोन। यूएस तो फिर भी मतलब एडजस्ट कर कुरा के ही मैट स्टिल जॉइन द गैंग। व्हाट हैपेंस टू चाइना? दैट इज द रीजन व्हाई ही इज डेस्परेट एंड ओपन और आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए। दैट इज द ओनली। नहीं, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमें क्या बुराई है? हाँ सर, ट्रांजैक्शनल हमें फायदा होता है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल।